नमस्कार। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड फ्राइडे के हफ्ते के लास्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल MJ जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मानस जी स्वागत है आपका। ये सुबह भी ब्लू था क्या? ये कोट के साथ मैच कर रहे हो क्या चश्मे को आजकल आप? नहीं आज ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि ब्लू वाला चश्मा नहीं पहना गया, तो इस बार मैंने ब्लू वाला चश्मा फ्राइडे पहना। जलवे चल रहे हैं आजकल। अभी आगे और जलवे दिखाऊंगा इस शो में मानस के आपको, लेकिन पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी जो है प्लीज दिखाइए। आप लोग रीच आउट करिए, सवाल भेजिए। महिलाओं के सवाल सिर्फ एंटरटेन कर सकता हूं, बाकियों के लिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर देता हूं कि शेड्यूलिंग किसी और शो में कर दी जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, पर महिलाओं के लिए मैं एक्टिवली रिप्लाई करता हूं और कोशिश करता हूं कि प्रोग्राम में सारी क्वेरीज इंक्लूड कर ली जाए। तो आप लोग अपने सवाल भेजना मत भूलिएगा। जो मीन्स जो कन्वीनियंट लगता है। मुझे लगता है आजकल लोगों को इंस्टाग्राम ज्यादा कन्वीनियंट लगने लगा है। पता नहीं, हम लोग ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव है और उधर इंस्टाग्राम में माहौल बना हुआ है। जब से वो दिखाना शुरू करा है, बहुत क्वेरीज ट्विटर से ज्यादा इंस्टाग्राम में आ रही। तो जो आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे रीच आउट करिए। लाइए भाई, थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ है ये हफ्ता। उठापटक के बीच में कामकाज, एक तरफे मूव्स के बाद थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो परसों थोड़े से अटके थे, कल गजब का चले, आज फिर मामला अटका है थोड़ा सा। 2.5% के दबाव के साथ निफ्टी आज इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी क्या, सेंसेक्स भी 2.5। सेंसेक्स रखिएगा स्क्रीन पे 1 मिनट। और लार्जली अब ये दबाव दिक्कत वाली, मैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं कहूंगा इसको। हाँ, ये जरूर है, दबाव आया है बाजार में 100 पॉइंट, 110 पॉइंट निफ्टी और आपकी स्क्रीन पे 400 पॉइंट सेंसेक्स दबाव में। लेकिन जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट, अब वो सेंसेक्स की तो नहीं निफ्टी की आएगी। मेरे सामने सेंसेक्स खुली हुई है, तो 1 मिनट सेंसेक्स रखिए। 400 पॉइंट सेंसेक्स दबाव में, 400 पॉइंट दबाव दिखा रहा है, जिसमें 2 स्टॉक प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। HDFC ट्विंस, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक आज तगड़ा प्रेशर झेल रहे हैं। दोनों 5%, 5.25% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स में इन दोनों का दबाव में कंट्रीब्यूशन आ रहा है इस समय 350, 450, 550, 650 से 600 पॉइंट। सिर्फ ये 2 रिस्पॉन्सिबल है। और सेंसेक्स कितना गिरा है? 400, 450 पॉइंट। यानी कि एक्स ऑफ HDFC ट्विंस दरअसल शायद हम इन ग्रीन में होते, तो थोड़ा लॉपसाइडेड हो गया। वो HDFC ट्विंस की थोड़ी बुरी खबर आ गई। बुरी खबर यह आई कि वो मर्जर रिलेटेड MSCI का अपडेट आता हुआ, जब बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि $3 बिलियन का पैसा आएगा, गोरों का इनफ्लोज आएंगे, उसकी जगह अब अपडेट यह है कि भाई साहब 3 बिलियन आएंगे नहीं, 150 मिलियन चले जाएंगे। तो वो एडजस्ट हो रहा है। और कल तेजी भी आ गई थी दोनों स्टॉक्स में। कल की एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स के सूत्रधार यही थे। दोनों HDFC ट्विंस, HDFC लिमिटेड के नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे थे, तो वो एकदम से चल गए थे, तो और प्रेशर थोड़ा माउंट हो गया है। तो ये बस लार्जली HDFC ट्विंस की आज कहानी है। अदरवाइज ठीक है, इन्फी कोई हल्का वीक है और उसके बाद ऐसा कोई मीनिंगफुल नॉक नहीं दे रहा है, बल्कि सामने खड़े एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिए जो आपने रखी थी। कोई ICICI बैंक, कोई ITC, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई टाइटन, कोई एक्सिस, सब पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखिए वो HDFC ट्विंस लार्जली, इवन निफ्टी का भी कैलकुलेशन वैसे बिठा लीजिए जैसे मैंने सेंसेस का बताया। 150 पॉइंट तो ये दोनों गिरा रहे हैं HDFC ट्विंस। निफ्टी कितना गिरा है? 100 पॉइंट। तो एक्स ऑफ HDFC ट्विंस आज फ्लैट होते तो निफ्टी इन ग्रीन होता। खैर, ये कहने वाली बात है। इंडेक्स पे तो दबाव आ ही गया इसका। मानस ऐसे में अब आप जुड़े हो तो एक बार निफ्टी की चाल पे चर्चा, बड़ा अच्छा मोमेंटम एंजॉय करा हमने। स्टॉप लॉसेस, हर गिरावट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी, बढ़िया तरीके से मार्केट्स के मोमेंटम को एंजॉय करा, अपने स्टॉप लॉसेस बस ट्रेल करते रहे। अभी जो गिरावट आई है, 100 पॉइंट निफ्टी कमजोर है, क्या टेक्सचर में कोई बदलाव HDFC ट्विंस के प्रेशर को देख के? क्या अभी भी एंट्री पाने के ये मौके दे रहा है? चीख चीख के घुस जाऊं या नहीं घुसूं? अब वीकेंड निकल जाने दूं, मंडे को सोचूंगा। तो देखिए, जिस तरह पहले अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, उस तरह की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रही है, ये तो श्योर है। लेकिन ये कहना कि ट्रेंड रिवर्सल है, आई थिंक ये थोड़ा जल्दी है। मेरा समझना है कि मार्केट का जो अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है, और स्पेशली जब तक 18,000 के नीचे निफ्टी ना फिसले तब तक आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से भी नहीं निकलना चाहिए और ना ही आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए।
मेरा समझना है शायद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखे, आज एक क्रैक देखने को मिला है, तो शायद कंसोलिडेशन देखने को मिले और हम उस कंसोलिडेशन को एक साइडवेज करेक्शन कहेंगे और रैली फिर से रिज्यूम होगी, क्योंकि जो मार्केट का स्ट्रक्चर मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे है या तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे है, वो तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। और मेरा अभी भी मानना है कि निफ्टी 18,400 से लेकर 18,450 की रेंज में जाने का दमखम रखता है। 400 450 की रेंज में जाने का दमखम रखता है। बिल्टअप के लिहाज से 18,200 300 थोड़ा सा चैलेंजिंग एरिया था, उसी के मिड पॉइंट पे जाके कल जाके फंसे थे और आज वहीं से थोड़े से पस्त पड़े। लेकिन अभी ऐसा कुछ ट्रेंड रिवर्सल हो गया, मूड बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर झेल रहा है, निफ्टी बैंक ज्यादा दबाव झेल रहा है क्योंकि एचडीएफसी बैंक उसी का कॉन्स्टिट्यूएंट है और सारा दारोमदार एचडीएफसी बैंक पे निफ्टी बैंक के वेटेज का है लार्जली, तो उसका इंपैक्ट निफ्टी बैंक झेल रहा है। इसीलिए आज 1.25% निफ्टी बैंक दबाव में। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज छत्तीसगढ़, आज नोएडा और लखनऊ जाना है। शुरुआत छत्तीसगढ़ से। स्क्रीन पे आपके काजल जैन जी नजर आएंगी। काजल जी हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते मैम। काजल मैम क्या करते हो, कब से आए शेयर बाजार में, कितना समय हो गया? सर ये कोरोना टाइम से हम आए। कोरोना में जब खाली टाइम था तो फिर हम इन्वेस्टमेंट स्टडी करके, एक्चुअली आई हैव डन एमबीए फाइनेंस में किया हुआ है 2005-6 के आसपास, तो काफी टाइम से वो SIPs ये सब में थे। बट उसके बाद में अभी जस्ट हमको ये लगा सर कि हम शेयर्स में क्यों ना आए करके, तो स्टडी करके आफ्टर स्टडिंग आपके चैनल में हम सारा चीज देख करके तो फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। एंड ऐसा पॉजिटिव रहा हमारे लिए ये शेयर मार्केट की एक शेयर को, एक कंपनी के शेयर को छोड़ के, कि हमने कभी लॉस हमें हुआ ही नहीं कोई भी उसमें। एंड अभी तो ये है कि कैसा भी मार्केट रहे, स्टडी करके हम जब इन्वेस्ट करते हैं, आपको सुनते हैं गाबर सर को एंड आपको और भी हैं सारे, तो उसमें ये है सर कि हमारा मंथली इनकम अप्रोक्स 35,000 to 50,000 के बीच में हम मंथली अर्न कर रहे हैं। गजब है भैया, बहुत बढ़िया। तो आप फंडामेंटल्स देख रहे हो कि टेक्निकल्स देख रहे हो मैम? स्टॉक कैसे चुनते हो? सर हम मुझे बस डिलीवरी बेसिस पे मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ प्रॉफिट्स हो जाए, फंडामेंटल देखने की कोशिश कर रही हूँ सर। बट एक कंपनी का जो शेयर है बीकाजी फूड का, वो हमने इन्वेस्ट तो किया था, उसमें 500 शेयर्स लेके रखे हुए हैं। एंड उसका हमारा एवरेज रेट है सर 395.73, बट आज के डेट पे वो लॉस पे है। तो मुझे मेरी क्वेरी ये थी सर कि हमको इसको होल्ड करना है कि अगेन उसमें री इन्वेस्ट करना है। मनी एंड टाइम कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है मेरे लिए, बट ये है कि इसमें मुझे जो हम स्वॉट एनालिसिस ये सारा देखते हैं ना सर, तो उसमें हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है डिटेल ना, कंपनी का कुछ भी उन्होंने डाटा भी अपडेट नहीं किया, कोई मतलब कुछ उसमें डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, हमें मतलब आपने या आपके साथ कोई और भी ट्रेड कर रहा है? नहीं सर, वो हैबिट है कि नहीं, ठीक है, रॉयल फील आती मुझे तो जब कोई ऐसा बोलता है तो। ठीक है, मैं समझ गया। एक ही स्टॉक दिक्कत कर रहा है, बजाज फूड, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। हाँ भाई मानस, अब इसमें बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे नहीं आपके पास, लेकिन जो भी है अब फंडामेंटल में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो टेक्निकल सारा बनता भी है। क्या करना चाहिए? इकलौता स्टॉक जो सता रहा है पोर्टफोलियो में वो ये है। देखिए आशीष जी, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स को देखते हुए एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है कि 340 के आसपास स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुआ है, क्योंकि अगर आप देखिए तो जितने पर मूविंग एवरेजेस हैं 15 दिनों से वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक हर्डल 380-382 रुपए का है, एक बार ये 382 के ऊपर निकला तब तो आपको वापस जो पिछले हाईज 430-440 की रेंज है, शायद स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहिए, 340 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर आप और पोजीशन ऐड करना चाहती हैं काजल जी, तो आप 382 के ऊपर पोजीशन और ऐड कर सकती हैं। उस केस में आपके टारगेट 420 से 440 की रेंज में रहेंगे और स्टॉप लॉसेस तब आप ऊपर रिवाइज कर लीजिएगा। 340 स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे। अगर आप नई पोजीशन ऐड कर रही है 382 के ऊपर, तब आपके स्टॉप लॉसेस 355 के रहेंगे। नोएडा से पविता द्विवेदी जी स्क्रीन पे। पविता मैम, आपको कितना समय हो गया, कैसी रही आपकी जर्नी शेयर बाजार की? मुझे भी सर, मैं भी कोरोना टाइम से ही जुड़ी हूँ इसमें। हाँ। और ये अच्छी बात रही कि मैं भी एवरेज प्रॉफिट में ही रही हूँ।
अरे वाह, ये ऑफ लेट थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, अदरवाइज तो कोरोना टाइम से तो बाजार बहुत अच्छा दिया था, ये आखिरी के 6 महीने दिक्कत कर गए है ना। हाँ, जब ये अडानी के शेयर गए थे तो उस टाइम हाँ, उस टाइम से थोड़ा मूड गड़बड़ा गया। ठीक है पवित्रा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, पहला क्वेश्चन मेरा सुजलान एनर्जी से है। उसके मेरे पास 9000 शेयर हैं और 9.34 की परचेज है। तो ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, तो ये क्या होल्ड करूं या क्या कर सकती हूँ इसमें? क्यों लिया लॉन्ग टर्म के लिए? कुछ पढ़ा था आपने इसके बारे में, अच्छा लगा था या किसी ने बताया? नो सर, मैंने पढ़ा था कि आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी का ही काफी वो है, वैल्यू है, और प्रधानमंत्री जी के उससे भी सुनते रहते हैं। और ठीक है, तो वो इंडस्ट्री अच्छा करेगी, प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है, और उसमें आपको लगा सुजलॉन सबसे बेहतर है। यस सर। ठीक है, आपकी स्टडी है भाई। मानस, सुजलॉन क्या करना चाहिए? कहने के लिए तो है ये पेनी कैटेगरी का, मेरी खरीद से 70-80 पैसे नीचे ही चल रहा है। लंबी अवधि के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में सुजलॉन पे बेट लेते या नहीं? इंडस्ट्री अच्छी है, पर ये स्टॉक और इसकी चार्ट कैसी है? देखिए, इंडस्ट्री और थीम चूज करना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन उस थीम और सेक्टर में स्टॉक को चूज करना वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। तो आपने सेक्टर सही चुना है, लेकिन शायद स्टॉक गलत चुना है। तो अब अगर हम सुजलॉन की बात करें, देखिए जो फंडामेंटल्स हैं, जो टेक्निकल्स हैं, उसको आप एक किनारे रख दीजिए। केवल एक बेसिक सी चीज आप देखिए कि 2008 से लेकर अभी तक जो स्टॉक लगातार क्रैक हो रहा है, और 2008 से लेकर अभी तक जो निफ्टी ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया है, इसके मतलब यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। तो उस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए जहां पर इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। छोटा मोटा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, फंडामेंटल्स अच्छे हो तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस, इसके माने कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए मेरा समझना यह है कि ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। कभी भी कोई उछाल मिले, आपको छोटा मोटा लॉस हो या तो छोटा मोटा प्रॉफिट हो, उसमें निकलने की कोशिश करें। और ये जो नए एवेन्यूज जिनकी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, आपने सुना, वो नए एवेन्यूज में जरा देखिए कौन कौन सी कंपनीज ने एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स की बात करी है, कौन कौन सी कंपनीज। ये ठीक है, ये स्पेस में है, लेकिन क्या वो नई थीम्स में भी है, वो है आई डाउट। थोड़ा सा पढ़िएगा। और मानस तो कह रहे हैं भाई जिसमें इतने सालों से कुछ नहीं हुआ और अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत है। तो थीम सही है, स्टॉक गलत है। मैम थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कौन कौन सी दिग्गज कंपनी दरअसल उस न्यू एनर्जी स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उन पे आप दाव लगा सकते हो। ठीक है, क्विकली लखनऊ, अच्छा मानस भी तो लखनऊ से ही है। आरती गुप्ता आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। आरती मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आरती मैम क्या करते हो आप? मैम अनम्यूट, मेरे को लगता है म्यूट है आपका, अनम्यूट करोगे तो बातचीत हो पाएगी। अच्छा मैं चेक कराता हूं जब तक। काजल मैम जब तक वो अगला सवाल पूछ लो अपना। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, जेके लक्ष्मी सीमेंट हमने इन्वेस्ट किया है 200 शेयर्स, तो उसको अभी हमको प्रेजेंटली उसको होल्ड करना है या एग्जिट कर जाएं? क्योंकि हाईएस्ट तो उसका गया था सर 896। सही कह रहा हूं। एंड उसके बाद में जैसे हम अगर वापस से मार्केट अगर डाउन है और हम री इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो एवरेज प्राइस भी निकलता है तो भी हम प्रॉफिट में तो हैं सर। तो अभी वेट करें या थोड़ा सा 1-2 महीना और फिर हम उससे एग्जिट लें, या कैसा आपके अकॉर्डिंगली, या मानस सर से आप मतलब सब कुछ मानस जी डिसाइड करेंगे। मेरा तो काम है बस इधर से सवाल उधर भेज देना। ये एक बात बताओ आप, ये एक दिक्कत में आया था स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, जो निगेटिव रिटर्न दे रहा था वो बीका जी, और दूसरा जो सबसे कम रिटर्न दे रहा है वो है जेके लक्ष्मी। क्या ऐसा है क्या? जी। हाँ सर। दो दर्द वाले स्टॉक ही लेके आए, लेकिन दर्द नहीं है, इसमें 50 रुपए का फायदा हो रहा है। मानस भाई, जेके लक्ष्मी सीमेंट अच्छी बैठा था, बढ़िया नोशनल गेन्स आते हुए देख रहा था, फिजल आउट हो गए, लेकिन अभी भी 50 रुपए मेरी खरीद के ऊपर है। मुनाफा बांध लूं या बने रहूं? देखिए, बने रहना ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है, और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो जब करेक्शन, अभी कुछ दिनों पहले, कुछ मंथ पहले हमने करेक्शन देखा, उस करेक्शन में भी स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। वहां पर सपोर्ट लिया और रिकवरी देखने को मिली। फिलहाल के लिए 20 या 25 सेशन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट तो बहुत बेहतरीन है। और मेरा समझना है कि अगर 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम होगा, तब शायद आपको यहाँ पर 1000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं।
तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए और स्टॉप लॉस लगाना लेकिन जरूरी है। कोई भी निवेश या ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। तो 600 का लेवल ध्यान रखिए, अगर उसके नीचे जाने लगे तभी आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है, अदरवाइज यहाँ बने रहिए। शायद 1000 रुपए के लेवल्स भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है। अरे वाह, 1000 तक जाने की तैयारी और आपकी बातचीत का इंतजार था। स्टॉक पिछले 5 मिनट में फट गया है, लोअर लेवल से बढ़िया मूव दिखाना शुरू कर चुका है। खैर ये तो आपका तो लॉन्ग टर्म का बेट है, 1000 के लक्ष्य के लिए भाई मानस मान रहे हैं। अब जब बैठ गए आप, पेन पीती कंसोलिडेट कर रहा है अभी, ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा इवेंचुअली, तो आप घबराए ना। माइनस एवरेज और भर लूं क्या? अगर 1000 जा रहा है, ये तो 700, 750, पौने 700, 800 वाला स्टॉक है, ले लूं क्या? और बिल्कुल, देखिए जब तक ये जो 600 का स्तर है ये ब्रेक नहीं करता है, ये हर डिक्लाइन पे खरीदने जैसा स्टॉक है। क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट हमने मीडियम टर्म चार्ट पे कुछ मंथ पहले देखा था, उसके टारगेट तो 1000 रुपए के आसपास ही आते हैं आशीष जी। तो बिल्कुल हर गिरावट पे खरीदारी करिए, लेकिन 600 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ठीक बात, ये हो गई जेके लक्ष्मी की बात। आरती मैम आवाज मेरी तो आ रही थी, आपकी आवाज नहीं, आप हाय बोलो। आरती मैम या डायरेक्टर साहब, आप फोन लाइन पे ले लो। मैम एक काम करो, हाँ आई बोल, फिर से बोलो मैम। अरे नहीं, गड़बड़ है मामला, सॉरी, मैं फोन लाइन पे लेता हूं आपको। डायरेक्टर साहब फोन लाइन पे कन्वर्ट करिए मैम को। पविता मैम अगला सवाल। हेलो। हाँ मैम अगला सवाल। पविता मैम आप ही से कह रहा था, सुजलॉन के बाद अगला स्टॉक कौन सा? हेलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यस बैंक से है। हाँ। यस बैंक के हमारे पास 3000 शेयर हैं 17.30 पर। और ये क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि ये भी बहुत बढ़ेगा, या फिर कोई ट्रेडिंग वेडिंग करते हो आप? सर इसको भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए, एक्चुअली हस्बैंड भी मेरे करते हैं, तो जो शेयर मेरे पास है वो सारे लॉन्ग टर्म के लिए हैं। ये सब ये वाले स्टॉक्स हैं जिसमें हम सब रिटेल घुस गए मानस। चाहे वो सुजलॉन हो जिसपे हम रिटेल की बहुत होप्स लगी हुई है, चाहे वो यस बैंक हो। भाई यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए 17 रुपए 34 पैसे पे औसतन खरीदा हुआ स्टॉक, रखे रहूं या नहीं? देखिए पविता जी को आंसर पहले ही मिल गया सुजलॉन के स्टॉक में, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है। एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस काफी सालों से देखने को मिला है। तो यहाँ पर मेरी राय यही रहेगी कि जहां पर इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले और स्टॉक कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर रिसेंटली भी देखें तो इतनी बड़ी रैली निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर है, और जब तक वो दिक्कतें दूर ना हो, कोई बड़ा मूव स्टॉक में ना, बड़ा रिवर्सल ना देखने को मिले, आई थिंक ये सब स्टॉक वो नहीं है जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। ये हम थोड़ा सा अगर ये वो कई लोग पंट बैठ लेने के लिए यूज करते हैं, पंटिंग करनी है, थोड़ा बहुत कैपिटल चलो खेल लिया, कुछ चल जाए चाहिए, उस टाइप के स्टॉक्स है जिनमें आपने निवेश कर दिया। आपने अपना कोर बना लिया इसको। गलत तरह के स्टॉक्स से हमने पोर्टफोलियो को सजाने की कोशिश करी है मैम। इतने बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं, येस बैंक से बेहतर कितने सारे चैनल पे दिन भर चर्चा होती है दिग्गजों की, क्यों नहीं उनमें से किसी में दाव लगाया होता? बढ़िया पैसा ऑलरेडी बन रहा होता आपका, रिकॉर्ड हाईस पे निफ्टी बैंक आके खड़ा हो गया है ऑलमोस्ट। तो आपका येस बैंक कहां खड़ा हुआ है? इसी से सोच लेना था आपको। गलत हो गई स्ट्रैटेजी। खैर मानस ने आपको क्लियर कट दोनों आंसर दे दिए। अब आपका और आपके हस्बैंड का कॉल, क्या करना है इन दोनों स्टॉक्स पे। आरती मैम फिर से हाय बोलने की कोशिश करो भाई आप। चलिए अभी आ रहा ना। हेलो सर। आ गई सर आवाज आ रही है आरती जी, आ गई है लखनऊ से आवाज आपकी। ओके सर। बताओ भाई, पहला सवाल आपका मैम कौन सा है? सर मेरा पहला सवाल ये, एक्चुअली मैंने टाटा पावर में काफी टाइम से इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उसमें मैंने प्रॉफिट भी कमाया, बट अभी वो फंसा हुआ है मेरा स्टॉक। तो ये है लॉन्ग टर्म तो का, इसमें अभी लिया मुझे था, क्या मुनाफा करना मानना चाहिए? था, वापस उसमें और खरीदारी कर ली जब गिरा, ऐसा करा था क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, फंसा हुआ है मैंने तो 100 रुपए था तब से बाइंग उसकी स्टार्ट करी थी, 200 तक गया, 250 तक गया था मेरे ख्याल से। 200 पे तो अभी चल रहा है, 250 हाँ तक गया हाँ था। हाँ, उसके मतलब तब मैंने बाइंग नहीं की थी। हाँ नहीं ठीक किया आपके, तो ठीक है। 170 की खरीद है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ फंडामेंटल्स पढ़ के लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा हुआ है ना? बातचीत से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं?
बाकी तो सर ठीक लग रहा है, बट अभी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए मुझे या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ले लेना बहुत चाहिए? सालों बाद चला था, बढ़िया री रेट हो रहा था, क्या कंप्लेंट नहीं कर सकते, 250 पे नहीं है, लेकिन ये चला 70-80 के लेवल्स पे कब से कंसोलिडेट करने के बाद मल्टी बैगर बन गया था। अब ये थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, कुछ करके नहीं दे रहा, क्या करूं? मेरी 170 की औसतन खरीद है स्टॉक में। देखिए, दो स्ट्रेटजीज हैं। या तो आप लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बहुत ज्यादा खराब नहीं लग रहे हैं। हालांकि हाई लेवल पे रेजिस्टेंस जरूर है 205 से 210 की रेंज में। तो आप या तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, 180 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस इंतजार में वेट करिए कि अगर 210 का लेवल ब्रेक होगा तब आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एक बार ये 30 रुपए का प्रॉफिट बांध लें और 10 रुपए मार्केट को दे दें, स्टॉक को दे दें। 10 रुपए के ऊपर मतलब 210 जब ब्रेक करे तब आप फिर से खरीदारी कर लीजिए, फिर से लॉन्ग हो जाइए स्टॉक में। तो आपका केवल रिस्क जाएगा आपकी पॉकेट से 10 रुपए और आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हो चुका होगा। तो ये स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतर लगती है कंपेयर टू आपको स्टॉक में बने रहना। तो अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 210 के ऊपर फिर खरीदारी करिए और तब टारगेट आप 260 रुपए के सेट करिएगा। ओके पविता मैम, अगला सवाल। ओके। ग्रेन्यूल्स इंडिया, इसके 100 शेयर्स हैं हमारे पास, 306 पर है। 306 पे खरीदे हुए, आपकी बाइंग के मेरे ख्याल से हाँ आसपास ही चल रहा है। कि लंबी अवधि के लिए लिया था मैम? हमारे पास सारे लंबी अवधि के। ठीक है, मानस क्या करना जाए? देखिए, मैं बोलूंगा कि फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन है और लॉन्ग टर्म चार्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। कुछ रिवर्सल के साइन जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिली है। तो 310 के ऊपर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। आई थिंक चांस ले लेना चाहिए एक बार। 290 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए, 310 का लेवल ब्रेक होगा तब आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी जिसमें 345 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो 390 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। और आरती मैम, अगला सवाल क्विकली पूछ डालिए। सर उदयपुर सीमेंट के मैंने 1000 शेयर लिए हुए हैं, 37 की बाइंग है, बट अभी वो 10 to 8 रुपीज नीचे है, तो अभी उसमें क्या करना चाहिए मेरे को? 30 के नीचे चल रहा है, सही कह रहे हो आप। क्या करें मानस? उदयपुर सीमेंट तो देखिए, आई थिंक एक बार पोजीशन बना के रखिए। मैं बहुत लॉन्ग टर्म बेट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। शायद इस मूव में 32-33 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो अभी तक केवल उतना ही बात करेंगे। 32-33 के आसपास जब आए तब फिर से स्टॉक को रिव्यू करिए, बट फिलहाल के लिए बने रहिए और 27 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, इस नोट पर काजल मैम, पविता मैम, आरती मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करने के लिए। मानस, थैंक